All right, जी, we are reaching pretty close to the end. This is turning out to be a relatively longish lecture. तो बेशक इसको ब्रेक कर करके दो तीन हिस्सों में आप सुन सकते हैं. 3 natural breaks in this is कि अगर आप frequentist पे एक ब्रेक लगा लें, which is now too late, आप ऑलरेडी सुन चुके हैं. लेकिन यहाँ पर if you want to take a break, just take a break and you can come back. इसके बाद हम तकरीबन कोई 10 मिनट hopefully और बात कर रहे होंगे, 10 से 15 मिनट. All right, जी. So Bayes optimal classifier. अब तक हमने जितना अंदाज देखा है क्लासिफिकेशन करने का, वो अंदाज ये देखा है कि हम कोई मैक्स करके, कोई मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी करके हम अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल रहे हैं, राइट? तो हम क्या करते हैं कि हम ये थीटा गिवन डेटा को लेते हैं और इसमें मोस्ट प्रोबेबल को निकाल कर ले आते हैं, ठीक है? लेकिन आप ये भी तो जहन में रखें कि आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा गिवन डेटा में और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, जबकि मैप जो है वो सिंपली मैक्स निकालता है और बाकी सब फेंक देता है, और ये सब सिर्फ ये पूछता है व्हाट्स द मोस्ट प्रोबेबल हाइपोथेसिस गिवन द ट्रेनिंग डेटा. हम एक डिफरेंट क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं जो कि ज़्यादा रेलिवेंट है, वो ट्रू बेसियन अप्रोच है. वो ये है कि आप अपनी पोस्टीरियर प्रेडिक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन को उससे डायरेक्टली लेबल को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें. जैसे कि आप मैप में कर रहे हैं मैक्स करके, आप मैक्स ना करें, आप किसी और तरह से करें. सो बेसिकली यूर आस्किंग द क्वेश्चन. अब आप उस क्वेश्चन में यूं इंटरेस्टेड हो गए हैं, आप ये कह रहे हैं व्हाट्स द मोस्ट प्रोबेबल क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यू इंस्टेंस, जो डेटा का आपको पॉइंट ट्रेनिंग डेटा टेस्ट डेटा मिला है, गिवन द ट्रेनिंग डेटा, आपकी नई इंस्टेंस का लेबल क्या होना चाहिए. और ये लेबल निकालने का जो तरीका अब हम फॉलो करेंगे वो पहले से मुख्तलिफ है. ये एक दूसरा अंदाज है हमारे क्लासिफिकेशन करने का यूजिंग बेस थ्योरम, और इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं. एज्यूम करें कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस स्पेस है जिसमें 3 हाइपोथेसिस हैं, H1, H2 और H3. अब आपके जहन में वो रैंडम वेरिएबल वाली बात आ जानी चाहिए. 3 रैंडम वेरिएबल्स हैं विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शंस या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, ठीक है? तो आपके पास ये 3 अलग अलग हाइपोथेसिस हैं. सपोज दैट अ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज हाइपोथेसिस, आपने इन हाइपोथेसिस की पोस्टीरियर्स निकाली हैं अलग अलग. सो H1 की पोस्टीरियर निकालिए, H2 की निकालिए, H3 की निकालिए. So probability of H1 given D, probability of H2 given D, probability of H3 given D निकाली है, और वो आपके पास 0.4, 0.3 एंड 0.3 आ गई, ठीक है? मैं इसको यहाँ पर एक दफ़ा लिख भी देता हूँ. So probability of H1 given D is equal to 0.4. Your probability of H2 given D is equal to 0.3, and your probability of H3 given D is equal to 0.3. ठीक है, ये 3 आपने इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली. तो इस मौके के ऊपर जो हाइपोथेसिस मैप है, आपकी मैप हाइपोथेसिस है, वो H1 है, राइट? H1 इज द विनर इन तीनों में से, और ये हमारा सिंपल आंसर हो सकता था, और इस H1 के ऊपर हम अपना फैसला दे सकते थे कि हमारी क्लासिफिकेशन क्या बननी चाहिए. लेकिन एक दूसरा अंदाज भी है. सपोज वो एक नई इंस्टेंस आपके पास आती है जिसको H1 कह देता है कि पॉजिटिव है, लेकिन H2 और H3 उसको कह देते हैं कि नेगेटिव है, ठीक है? उन दोनों के नज़दीक ये नेगेटिवली क्लासीफाई होनी चाहिए, इसके नज़दीक ये पॉजिटिवली होनी चाहिए. तो अगर हम सारी हाइपोथेसिस को इनटू अकाउंट करें, इन सब का उसमें बीच में कंसिडर करें, तो द प्रोबेबिलिटी द एक्स इज पॉजिटिव इज 0.4, जैसे कि H1 कह रहा है, और जो कि हम कह देते अगर ये हमारा मैप का आंसर था. लेकिन द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज नेगेटिव इज 0.6, क्योंकि इस पे 2 कह रहे हैं. अगर मैं इन दोनों की बात को मिला लूं, ये 2 कह रहे हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये नेगेटिव है. सो दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव. दिस इज नेगेटिव, 2 लोग कह रहे हैं. अगर मैं इनकी बात मान लूं तो मैं ये एक और तरह का क्लासीफायर बना लूंगा, और ये जो क्लासीफायर होगा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम आगे देखते हैं. सो द मोस्ट प्रोबेबल क्लासिफिकेशन इन दिस केस इज नेगेटिव, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द मैप हाइपोथेसिस, ठीक है? अच्छा जी. सो इन जनरल द क्लासिफिकेशन डिसीजन VJ को आप एक लेबल समझ सकते हैं. लेट्स से आप इसको स्पैम या नॉट स्पैम या कुछ भी समझ सकते हैं. VJ is made by combining all the predictions of all hypotheses HI. जितनी भी आपके पास hypotheses है सबको आप अब combine करें, weighted by their individual posterior probabilities. अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं hypothesis 1 तुम्हारे ख्याल में स्पैम है, हाँ जी स्पैम है. हाइपोथेसिस 2 तुम्हारे ख्याल में स्पैम है, हाँ जी स्पैम है. हाइपोथेसिस 3 तुम्हारे ख्याल में स्पैम है, नहीं जी नहीं स्पैम है. अब हम अगला सवाल क्या करेंगे? हम अगला सवाल करेंगे हाइपोथेसिस 1 तुम्हारी अपनी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब वो बता देगा. हाइपोथेसिस 2 तुम्हारी अपनी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाइपोथेसिस 3 तुम्हारी अपनी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यानी तुम्हारी क्रेडिबिलिटी कितनी है? और उसके बाद हम उनकी क्रेडिबिलिटीज को सम करेंगे जिसने एक राय दी होगी, और फिर जिसका सम विन कर जाएगा उसके हक में हम फैसला कर देंगे,
ठीक है। सो 3 लोग कह रहे हैं स्पैम और 2 लोग कह रहे हैं नॉट स्पैम, लेकिन वो जो 3 लोग हैं उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी, उन खुद की जो उनकी क्रेडिबिलिटी जिसे मैं कह रहा हूँ, उनकी अपनी प्रोबेबिलिटी मिला के लेट्स से 0.3 बनती है, और वो जो 2 हैं उनकी प्रोबेबिलिटी मिला के 0.7 बनती है। तो हम उस 2 के हक में फैसला कर देंगे और ये कहेंगे कि यू विन बिकॉज your group has more overall probability and because you have a consensus कि ये spam let's say है, और the other group has a consensus कि ये spam let's say नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये समझ लें कि आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि for each label spam not spam, देखें कि जी spam, the probability of spam given data is equal to the sum over all hypotheses जो कि spam कह रही हैं इसको, यानी the label is, for example मैं spam के लिए करता हूँ, spam given data is the probability of spam given this hypothesis into the probability of this hypothesis given data। तो आपने एक सेंट्रल वेरिएबल बीच में लिया है, आप इसको एक हिडन वेरिएबल भी कह सकते थे। Basically this probability of Vj given data is essentially dependent on a hidden variable which is your hypothesis. So the probability of Vj given hypothesis into the probability of hypothesis given data essentially makes you independent of the hypothesis. And that's the beautiful thing about this, कि जो ये कह रहा है क्लासिफायर, वो ये कह रहा है कि ये बताओ कि स्पैम है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कह रहा है, कौन सी हाइपोथेसिस कह रही है। हाइपोथेसिस से अलग कर लो अपने आप को, वो जो भी हाइपोथेसिस ये बात कह रही है, मुझे ये बताओ मोस्ट लाइकली क्लासिफिकेशन क्या है, रादर देन कि मोस्ट लाइकली हाइपोथेसिस क्या थी, ठीक है। सो द डिफरेंस हियर इज दैट वी आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइपोथेसिस इटसेल्फ, वी आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द वजीर इटसेल्फ। हम ये कह रहे हैं कि ये बताओ फैसला क्या करना है, ना कि ये कि कौन बता रहा है कि फैसला क्या करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, तो जो इससे जो चीज़ बन रही है, अगर जब इसकी जो ऑप्टिमल क्लासिफिकेशन निकलेगी, जो इससे क्लासिफिकेशन निकलेगी, उसको हम अपनी ऑप्टिमल क्लासिफिकेशन कहेंगे ऑफ द न्यू इंस्टेंस is the value Vj for which this Pvj given d is maximized, for which this Pvj given d is maximized। तो Vj यानी ये spam फॉर एग्जाम्पल, यानी हम यहाँ पहले देखेंगे कि सब Vj's को रखेंगे इन जगहों के ऊपर और सबको रख रख के प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। लेट्स से हमने पहले इसको स्पैम के लिए देखा और फिर हमने इसको नॉट स्पैम के लिए देखा, और जिसकी मैक्सिमाइज हो गई, लेट्स से स्पैम ने मैक्सिमाइज कर दी, तो हम कहेंगे कि वो जीत गया यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ दिस इज आर्ग मैक्स over the sums, the weighted sums of the conditional probabilities of this classification over given the data but using a hypothesis in the middle। लेकिन वो hypotheses अब जो हैं वो उनसे हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर चुके हैं कि किसी एक hypothesis की बात हमारे लिए मानना ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी की सारी बातें तुम्हारी ही मानूं। मैं आप वोट करूंगा आप सबको, और जो एक ही बात कर रहे होंगे अगर उनका कंबाइंड वोट हाई होगा, उनका कंबाइंड वेट हाई होगा, तो मैं उनकी बात मान लूंगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हियर। Any system that classifies new instances according to the above equation is called Bayes optimal classifier या Bayes optimal learner, ठीक है। No other classification method using the same hypothesis space and the same prior can outperform this method on average। ये याद रहे, ठीक है। लेकिन एक और बात भी ये याद रहे कि ये जो बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर है ना, ये यूनिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप समझें कि बस ये यही एक क्लासिफायर है, इसी शक्ल को आप रख के देखें कि हमेशा यही है। Any other classifier that approaches the same minimal classification error ये मिनिमल एरर देता है ना क्लासिफिकेशन का, जो भी उस एरर तक पहुंच जाएगा उसको हम बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर कहने लगेंगे। तो आप ये टर्म बहुत सुनेंगे बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर की। ये टर्म कभी आप ये कहेंगे कि जी लेट्स से if p is known, if our distribution p is known, that even h map would be the optimal decision। क्यों? क्योंकि अब तो पी पता लग गई, अब ये पी तो पता लग नहीं सकती। लेकिन अगर किसी तरह पी पता लग जाए तो फिर मैप आपको बेस्ट आंसर देगा। अगर पी पता लग जाए तो आपको एमएलई ऑप्टिमल आंसर्स देना शुरू कर देगा। ये बात भी हमने इससे पहले देखी है। एंड सिमिलरली दिस इज अ मोर फॉर्मल वे ऑफ सेइंग कि योर ऑप्टिमल क्लासिफायर इज बेसिकली यूजिंग दिस हाइपोथेसिस, या जितनी हाइपोथेसिस आपके पूरे स्पेस में है, नेविगेट द होल स्पेस, go across all hypotheses and create a weighted sum। और उस weighted sum के नतीजे में जो जो एग्रीमेंट आपको मिलते चले जाएंगे हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ द क्लासिफिकेशन, उस एग्रीमेंट को आप मान लेंगे जिसका weighted sum सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ अब कुछ आपके जहनों में क्लियर हो गई है। इस पे थोड़ा सा आपको खुद भी सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको हो सकता है खुद से इस पे अपने आप को कन्विंस करना पड़े। इसके फॉर्मल प्रूफ्स मेरे पास भी हैं। दैट्स द पार्ट वेयर डॉक्टर अली हैज़
helped us with, क्योंकि इसके बहुत से proofs available हैं and some are more convincing than others. If you want I can share those proofs with you as well. लेकिन जो हमारा बेसिक इसमें आइडिया है वो ये है कि दिस इज दिस हाइपोथेटिकल क्लासिफायर, इन मोस्ट केसेस हाइपोथेटिकल क्लासिफायर, जो कि हमें बेस्ट क्लासिफिकेशन डिसीजन देता है. वाई हाइपोथेटिकल? बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम वो सारी चीज़ें दे सकें जो इसको चाहिए. सो ये जो मांग रहा है ना हमसे, वो भी बड़ा कुछ मांग रहा है. ये कह रहा है हर हाइपोथेसिस से जाके पूछो पूरी हाइपोथेसिस स्पेस में. अब ये पूरी हाइपोथेसिस स्पेस को नेविगेट कैसे करें? तो इसको जब हम अप्रोक्सीमेट करने की तरफ जाते हैं तो एक चीज जो उनमें से बनती है वो गिब्स क्लासिफायर है. ये आपकी टॉम मिचेल की बुक में आपको मिल जाएगा. और जो दूसरी चीज हमें मिलती है वो हमारा नाइव बेस है. वो हमारा नाइव बेस है. तो ये बेसिकली इसी को सिंप्लीफाई करके ट्रैक्टेबल बनाने के लिए हमने ये दो क्लासिफायर्स बनाए थे. और अगर उनकी भी कंडीशंस कभी मीट कर जाएं जो उन्होंने रखी हुई हैं तो हम ये भी शो कर सकते हैं कि वो ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. बिकॉज नाउ ऑल ऑफ देयर कंडीशंस इन केस ऑफ नाइव बेस द इंडिपेंडेंस इज मेट, सो इट्स गिविंग यू द ऑप्टिमल डिसीजन. ये बेस ऑप्टिमल डिसीजन को हम आगे भी यूज कर रहे होंगे. किसी भी केस में जब हम कहेंगे ना कि बेस ऑप्टिमल डिसीजन या बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर, वी वुड सिंपली मीन टू से दैट दैट्स द थ्योरेटिकल बेस्ट दैट कैन हैपन. A curious property of this Bayes optimal classifier is that कि जो decisions ये आपको दे रहा है ना, predictions दे रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक hypothesis में मौजूद हों आपके एज के अंदर. इस बात का क्या मतलब है? देखें, फ़र्ज़ करें आपके पास एक वेक्टर x है जिसके अंदर आपके डेटा पॉइंट्स हैं सारे. आपने उस पूरे के पूरे को क्लासीफाई करा दिया है. लेट्स से उसके हर पॉइंट पे आप जाके कहते हैं कि मुझे इसकी क्लासिफिकेशन दो. अब हर पॉइंट x1, x2, x3 के जो आप लेबल्स ला रहे हैं, y1, y2 या y hat 1, y hat 2 एंड सो ऑन, जिस अंदाज से आपने पिछली स्लाइड के ऊपर बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर को चलते देखा है, वो जरूरी नहीं है कि ये किसी एक हाइपोथेसिस से आ रहे होंगे. जरूरी नहीं है. x1 हो सकता है किसी और सेट ऑफ हाइपोथेसिस के सम ऑफ डिसीजन से आ रहा हो, x2 किसी और से आ रहा हो. तो मैं अगर इस पूरे के पूरे को क्लासिफाई करूं और उसके बाद कहूं किस हाइपोथेसिस स्मॉल h ने इस पूरे को क्लासिफाई किया, तो वो कोई एक हाइपोथेसिस नहीं होगी. इट्स लाइक अ मर्जर ऑफ दोज हाइपोथेसिस जिन्होंने इसको क्लासिफाई किया. तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वन वे टू व्यू दिस इज टू थिंक ऑफ द बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर इज इफेक्टिवली कंसीडरिंग अ हाइपोथेसिस स्पेस h bar या h dash which is different from of the hypothesis h to which the Bayes theorem is applied. ठीक है, अप्लाई उसे एक पे किया था, लेकिन क्योंकि आप उनका लीनियर सम लेकर, उनका लीनियर वेटेड सम लेकर उनके आंसर्स दे रहे हैं, so लिहाजा this h bar is effectively includes hypotheses that perform comparisons between linear combinations of predictions. आप यही कर रहे हैं ना, उन सबको आपस में जोड़ो जो yes कह रहे हैं, उन सबको आपस में जोड़ो जो no कह रहे हैं, और फिर उसको वेट कर दो उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी के साथ. ठीक है, तो ये मल्टीपल हाइपोथेसिस से आ सकते हैं. लिहाजा हम ये जरूरी, इसमें एक बहुत बड़ा आपको फायदा ये हो गया है कि किसी एक हाइपोथेसिस एज पे अब आप स्मॉल एज पे रिलाई नहीं कर रहे हैं. ठीक है, टू समराइज, अब हम बस खत्म कर रहे हैं इस चीज को. वी हैव आवर इल्यूसिव डिस्ट्रीब्यूशन pxy, ये हमें नहीं पता क्या थी, फ्रॉम विच वी हैव सैम्पल्ड n डेटा पॉइंट्स d. तो लिहाजा ये n डायमेंशनल आपके पास डेटा पॉइंट्स आ गए यहाँ से xy से. अगर हमें xy पता है तो हम सिंपल बेस क्लासिफायर यूज करके, मैप यूज करके ऑप्टिमल क्लासिफिकेशन डिसीजन कर सकते हैं. तो ये भी, इसका भी आंसर जो है परफेक्ट होगा. इस केस में क्या होगा, इस केस में तो इवन प्रायर भी आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा और ये MLE का डिसीजन देगा. दैट वुड बी दी ऑप्टिमल डिसीजन. बट वी डू नॉट नो दिस pxy, सो हम इसको एस्टिमेट करने की कोशिश कर सकते हैं एज बेस्ट एज वी कैन यूजिंग द p थीटा xy यूजिंग द पैरामीटर्स थीटा. ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्टली एस्टिमेट करें तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग. अगर हम उसको एस्टिमेट करें यूजिंग द बेस रूल, रिवर्स करके, तो उसे हम कहते हैं जनरेट. ये हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स थे. अगर हम, और बिकॉज वी डू नॉट नो दिस, तो हम एस्टिमेट करते हैं. MLE के अंदर हम इसको एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं इस अंदाज से कि हमारा डेटा की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए. दैट्स योर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन. ठीक है, और जैसे कि हमने पहले बात की थी, दिस मेक सेंस बिकॉज जो आपका डेटा है वो p से आया है. अगर p थीटा हम ऐसी बना सकें एस्टिमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन जिससे यही d निकलता हो, तो इट मेक सेंस कि योर p थीटा वुड बी समथिंग लाइक योर ओरिजिनल p. मैप के अंदर हम इसको एस्टिमेट करते हैं एज्यूम करते हुए थीटा को रैंडम वेरिएबल, और उसके बाद हम कोई प्रायर बिलीफ ले आते हैं उस थीटा के ऊपर, और फिर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं
over the given the data, but overall the like we try to overall this whole space of जो हमारा पूरा probability mass function है हमारे थीटा का, उसके अंदर हम बेस्ट को निकाल कर, बेस्ट लेबल को निकाल कर लाने की कोशिश करते हैं, यानी which particular value from the sample space of theta, where theta is a random variable, gives you the best possible outcome, the highest outcome. ठीक है. एंड फाइनली एज अ ट्रू बेसियन हम वोटेड करने की कोशिश करते हैं और एक्चुअल क्लासिफिकेशन डिसीजन के अंदर इंटरेस्टेड हो जाते हैं और वोट लेने की कोशिश करते हैं सारी की सारी हाइपोथेसिस से. बाय द वे, अगर हम इसको कंटिन्यूस डोमेन के ऊपर करें, अगर हमने अभी जो देखा था डिस्क्रीट डोमेन पे किया था और ये फॉर्मूला देखा था, अगर कंटिन्यूस पे करेंगे तो ये इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर कंटिन्यूस हाइपोथेसिस स्पेस के ऊपर भी हम ये काम कर सकते हैं. ठीक है. And finally, so this is what we usually call the Bayes optimal classifier. Although जैसे हमने कहा वो कोई यूनिक चीज़ नहीं है, वो सारे क्लासीफायर जो इस ऑप्टिमल डिसीजन तक पहुंच सकते हैं उनको हम Bayes optimal classifier ही कहते हैं.